ये चलेगा लंबा। तुम इस चैप्टर को ऐसे मत लेना कि भैया ये चैप्टर तो सिर्फ क्लास 10th में पढ़ के सपाचट हो जाएगा, नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर केमिस्ट्री तुमने ले रखी है और इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा। और इसी तरीके से अपन ये चैप्टर करने भी वाले हैं। उसके बाद ठीक आ रही है, सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड है, तो अगर मेरी आवाज हल्की सी हिमेश रेशमिया वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करे तो टेंशन नहीं लेने का। एनीवेज, उनको गुस्सा ही, उन्होंने वो घूसा मारते थे बस, उन्होंने सबको पकड़ा, कोएड स्कूल था, उन्होंने लड़कियों को भी घूसा मारा। उस टाइम सब पिटते थे भाई, उस टाइम कुछ नहीं होता था, हर एक जो लाइन से था डंड 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 करके सबको मारा। तो वहां से अभी तक मुझे याद है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज जो अपन करने वाले हैं वो क्लास 10th साइंस का, वैसे तो तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करोगे, चाहे आप 10th के बाद 11th में जाओ, 12th में जाओ, तो ये चैप्टर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके कॉन्सेप्ट्स कभी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरे पास ऑब्वियसली मेटल्स हो गई, नॉन मेटल्स हो गई या फिर आयनिक कंपाउंड्स हो गए, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और दोस्त एक बात बता दूं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हारा एक फाउंडेशन बनेगा, है ना, एक नींव बनेगी, जो अपने चैनल का भी नाम है फाउंडेशन। तो ऐसे ही थोड़ी ना, एक फाउंडेशन बनेगा और उस फाउंडेशन पे आप क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जो क्लास 12th में कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, ये चलेगा लंबा। तुम इस चैप्टर को ऐसे मत लेना कि भैया ये चैप्टर तो सिर्फ क्लास 10th में पढ़ के सपाचट हो जाएगा, नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर केमिस्ट्री तुमने ले रखी है और इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा। और इसी तरीके से अपन ये चैप्टर करने भी वाले हैं। आ जाइए, स्वागत है एक बार फिर से आपका, मेरा नाम है शिखर सिंह। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा, शेयर करना है ना, जो भी आपके ग्रुप्स में फटाफट से डाल दो। स्टार्ट करते हैं कहानी। चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट। हर एक चीज यहां पे जो आपको मिलेगी वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ही मैं पढ़ाता हूं। ऑब्वियसली क्लास 10th में एनसीईआरटी को अपना घर बना लो, वही आपके भगवान है, उसी से आपको पढ़ाई करनी है। फालतू अगर तुम नौटंकी लेके बैठे हो कि मास्टर मैंने ये फलाना पब्लिकेशन की खरीद ली, उस पब्लिकेशन की खरीद ली, उसके पेज सर इतने मोटे मोटे पेज, उसके पेज ऐसे पलटने में, उसके पेज सूंघने में बड़ा मजा आता है, बर्बाद हो जाओगे। एनसीईआरटी पढ़ ले, ठीक है, पुराने 2-3 साल पुरानी भी अगर एनसीईआरटी तो भी चल जाएगी, मेटल एंड नॉन मेटल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो पहली ही स्लाइड में मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिख रखी हैं, तो यही है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है पहली ही स्लाइड में मिल गया। अब मैं तुम्हें नौटंकी बनाता, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक बढ़िया सी इमेज लाता ना, सीधे पॉइंट पे बातें करते हैं ना, मैटर पे बात करते हैं। तो मेटल्स है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हालांकि हम सब किसी की पढ़ेंगे, लेकिन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेंगी। सीयूईटी, अब तुम जानते हो या नहीं जानते, सीयूईटी का एग्जाम होता है 12वीं के बाद। अगर तुम्हें मान लीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तो आपको सीयूईटी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मोटा मोटा सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो सीयूईटी क्लियर करना पड़ेगा। प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो पापा का खेत तैयार रखना पड़ेगा, माँ के पिताजी 2 बीघा खेत अभी से ही उसको अलग कर दो, है ना। आ जाओ, तो ये वाली रिएक्शंस बेहद काम आती हैं। सीयूटी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, मतलब कॉम्पिटिटिव जो जितने भी आपके नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये आपको मिलेंगी। तो सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसकी रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन, ऑक्सीजन से, पानी से, हवा से, सबसे, है ना। एसिड से हो गया, कोई भी अगर मेरे पास नॉन मेटलिक सॉल्यूशन है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की भी तो रिएक्शन होगी, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 ही रिएक्शन है। और उसके बाद आयनिक कंपाउंड, बेहद इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अरे भैया इन दोनों को मिला दो आयनिक कंपाउंड बनेगा, कुछ नई चीज है क्या, मेटल और नॉन मेटल को मिला दो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज कि ये मास्टर मेटल मिलेंगे कहां, नॉन मेटल कहां मिलेंगे। आ जाओ, पीरियोडिक टेबल के पास चलते हैं। तो एक बारी सारे लोग, क्योंकि तुम लोगों को ना पहचानने में ही नहीं आती है, सर पीरियोडिक टेबल का हो वह है, अब इसको घर में चिपका लो, घर में चिपका लो, कहीं पे दीवार पे लगा लो, ठीक है, खरीद लाओ, 15-20 रुपए की आएगी। डेली जाके वहां पी के आते हो ना, तुम वो कौन सी स्टिंग एनर्जी है, पी के आते हो स्टिंग एनर्जी, ये खरीद लाओ 20-30 रुपए का। अगर नहीं है तो भैया मुझे बता देना, मैं तुम्हारे भेज दूंगा तुम्हें 20 रुपए तक दे सकता हूं, उससे ऊपर खुद खर्चा करना। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन, यहां से शुरुआत होती है, ठीक। तो जो भी मैं आपसे बात करूंगा, अब जैसे है ली ना की रब से फरियाद, क्या है, मेटल, इनको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
जिसको कन्या चाहिए वो कन्या वाला रखेगा, जिसको स्कूटर चाहिए मतलब कार स्कूटर चाहिए वो वाला रखेगा। ठीक है, अपन को कार स्कूटर छोड़ो भैया, तुम लोगों का दिमाग अलग ही चलेगा। एनीवेज, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, नाम आ रहा है मेटल्स, तो ये रही आपकी मेटल्स। ठीक है, उसके बाद छींक आ रही है सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड है, तो अगर मेरी आवाज हल्की सी हिमेश रेशमिया वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करे तो टेंशन नहीं लेने का। एनीवेज, ये आपकी मेटल है, ये भी आपकी मेटल्स है, लेकिन इनका नाम अलग है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। ये जैसे ये साइंस चीज अपनी तरफ बुलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, जिंक तक, ये भी आपकी मेटल्स हैं। ठीक, उसके बाद यारी जरा सी निभी मौत तक, राह में पड़े आग में कूदूंगा, ये भी आपकी मेटल्स हैं। उसके बाद ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये भी आपकी मेटल्स है। कहने का मतलब ये है, यहां से मैं चला और इधर तक आपकी मेटल्स हैं। ये क्या है मास्टर, ये भी आपकी मेटल्स हैं। ठीक है, ये भी आपकी मेटल है। सी पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ये भी आपकी मेटल्स है। तो ये रही आपकी मेटल। ठीक, अब ये जो है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेड, ये सब ये हैं आपकी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं। इनको हम बीच का बोल सकते हैं, ये बीच का है, समझ रहे हो। बीच का तो तुम लोग आसानी से जानते होगे, आजकल तुम लोग बहुत होशियार हो। ठीक, एनीवेज, ये रही मेटल, ये रही मेटल, ये है आपके मेटलॉइड्स, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मैं उसको मेटलॉइड्स बोलता हूं। और जो मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग करता है वो क्या है, मेटलॉइड से ध्यान रखना। अब ये जो डार्क ग्रीन में है वो सारी नॉन मेटल है, क्लियर है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्सेनिक, ये सब जो है वो आपकी नॉन मेटल्स है। हाँ कि ये जो है इनको नॉन मेटल्स में रखा जाता है, बट ये नोबल गैसेस होती हैं, क्लियर है, नोबल गैसेस होती हैं। तो मोटा मोटा अपने पास, अगर मैं, तुम लोग बताना, इधर आ जाओ, अगर मैं यहां से यहां गया पीरियोडिक टेबल में, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है, चैप्टर हट गया है, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बहुत बेसिक चीज है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में यहां खड़ा हूं, इधर जा रहा हूं, बताओ मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी, पेपर में आ जाएगा, फिर रोना मत, अरे सर ये तो पीरियोडिसिटी का चैप्टर है, ये तो डिलीट हो गया है। मेटल का चैप्टर, मेटल का क्वेश्चन है, समझ में आ गया, मेटल और नॉन मेटल तुम्हारे में आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी। अबे पहले मेटल है, फिर मेटलॉइड है, फिर नॉन मेटल है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घट रही है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। लिख लो लिख लो लिख लो, टैटू बनवा लो। Moving from left to right in a periodic table, metallic property decreases and non-metallic property increases. Clear? बंद कर दूं? खरीद लो, खरीद ले रे, मोमोज खाऊंगा मास्टर, ये क्यों खरीदूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में है क्या क्या वो एक बारी आप लोग देख लो। यहां पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल ये सब मिलेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत बढ़िया, रिएक्टिविटी सीरीज यहां पढ़ लोगे। उसके बाद 12th 12वीं में भी आती है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एक चैप्टर है, खोल के देख लेना, या फिर तुम्हारा कोई सीनियर हो कैसे उसको कॉल लगा लेना कि डी एंड एफ ब्लॉक में रिएक्टिविटी सीरीज है वहां पे भी वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा, तो यही पढ़ लो। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, वो अपन पढ़ेंगे। मोटा मोटा ये चैप्टर बहुत आसान है, तुम्हारी केमिस्ट्री 25 नंबर की आएगी है, ये तो पता ही नहीं था सर। क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री के 25 नंबर हैं, 4 चैप्टर 25 नंबर के आते हैं। ठीक है ठीक है, आ जाओ बता। तो उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस आएंगे। बेसिक मेटलर्जी के मतलब कोई भी अगर मेटल मेरे पास है वो कैसे मिलती है उस ओर से, उसको कैसे क्लीन किया जाता है, बहुत बेसिक। और फिर कोरोजन, जंग वंग वाली बातें हैं। लेकिन जो मोटा मोटा यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर, विद एसिड्स, विद नॉन मेटल्स, ये वाले क्वेश्चंस आपके में आते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का क्या मतलब होता है? दिखने में, सुनने में, सूंघने में। फिजिकल मतलब जो मेरे सेंसेस से मैं समझ सकता हूं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेरी मेटल्स है वो मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल, अब दो टर्म्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशान करेंगे, मुझे भी परेशान करते थे, फिर मैंने इनका जुगाड़ निकाला। अगर वो जुगाड़ तुम्हें भी पसंद आए तो लाइक मार के बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ मास्टर जुगाड़ बढ़िया था। क्या जुगाड़ है? दो टर्म आते हैं, एक होता है मैलिएबल और इसके बाद आएगा डक्टाइल। देखो एक तो ये मैलिएबल है ही, ये रहा मैलिएबल अपना, है ना, इसको छोड़ो।
एक होता है और दूसरा होता है मेरे पास डक्टाइल। अब सुनना, जो मेटल है मैं उसको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। थिन शीट्स में, जैसे ये मेटल है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो ये थिन शीट में, इसलिए मैं लैपटॉप उठा के लाया हूं भैया। तो ये थिन शीट में, तो मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होती हैं, मतलब उनको मैं थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। और जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल भी होती हैं। अब यहां पे आती है कि मास्टर मेलिएबल और डक्टाइल में, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि मेलिएबल शीट्स होती हैं या डक्टाइल में शीट्स होती है। तो डक्टाइल में होता है डक्ट। अब तुम बोलोगे मास्टर मैं डक्ट ही नहीं पता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। डक्ट होते हैं मतलब ये छोटी छोटी सी सुरंगें होती हैं, सुरंग, ठीक है। और सुरंग को मैं लिख लेता हूं पाइप। पाइप से आ गया क्या, अगर मैं छोटा छोटा करता जाऊंगा, वायर, मैटर हो गया खत्म। वायर, तार। तो अगर जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल है, इसका क्या मतलब है कि वो मेटल को मैं तार की फॉर्म में बना सकता हूं। कॉपर की तार है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सोना। अरे इतनी सोने की इतनी छोटी छोटी वो बना देते हैं, तो वो सब क्या है, डक्टाइल प्रॉपर्टी है। तो मेलिएबल और डक्टाइल में कंफ्यूज मत हो जाना। मेलिएबल अगर आए तो इसका क्या मतलब है कि मेटल्स को थिन शीट्स में कर दूंगा, डक्टाइल से डक्ट, डक्ट से पाइप, पाइप से वायर्स। फंसोगे, बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर याद रहे तो उसमें कोई लॉजिक वॉजिक याद नहीं रहता है। फिर समझ में आ गया। कोई चीज अगर मुझे याद है तो उसमें मैं लॉजिक नहीं लगाऊंगा। मुझे याद है तो याद है, तुझे लॉजिक चाहिए तो तू अपना लॉजिक ढूंढ ले। एग्जाम में वो चीज टाइम पे याद आ रही है या नहीं आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये है मेरे पास प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो अपनी, मैं उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे ये रहा आयरन की थिन शीट्स, अपने जो पुराने पुराने घर होते थे उसके ऊपर डाल देते थे ना कि भैया हमारे पास आयरन की वो टीन पड़ी हुई है। अरे टीन तो उसमें पड़ा होता था आयरन और थोड़ा स्टील का बना होता था, कार्बन मिक्स करके स्टील बन जाती है। सेकेंड पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबको पता है, सबको पता है कि अभी मैं अगर तार पकड़ लूंगा, कोई भी, अगर मैंने लोहे का तो लेके आओ कुछ भी, मान लो यही है, और तुमने लगा दिया यहां पे वो जो स्विच लगे हुए हैं उस पर वायर गया तो अभी दिवाली गई है, तुम लोग पक्का चिपके होगे हैं कि तुम्हारी रेलिंग में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई, बिजली दौड़ गई, तुम तो झटका खाया। तो मेटल्स जो हैं वो बढ़िया कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो ये एक बहुत प्यारा एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हीट का देख लेते हैं। हीट का तो सबको पता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, अगर वो पूरा बना हुआ है, मान लो फॉर एन एग्जांपल एल्यूमिनियम का मेरे पास भगोना है, अगर एल्यूमिनियम के पैन में तुम चाय बना रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली जो उसका हैंडल है वो गर्म हो जाता है, अनटिल अनलेस मैं उसको प्लास्टिक का ना बनाऊं, ठीक है। तो वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट है। इसका एग्जांपल भी आप यहां पे देख सकते हो कि यहां एक छोटी सी वैक्स लगा रखी है। वैक्स समझते हो, मोम, ठीक है, मोम नहीं, मोम। अरे मोमबत्ती, अंग्रेज, कैंडल, वैक्स कैंडल, ठीक है। तो मोम लगा रखी है। तो अब ये मोम यहां चिपकी हुई है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आग लगाना, इससे थोड़ा सा दूर आग लगाना स्टार्ट किया, समझे। मैंने यहां आग नहीं लगाई, यहां लगाया, तो थोड़ी देर बाद देखा कि भैया यहां से मोम जो है वो अपने आप छूट के गिर गई। ये क्या हुआ, आग मैंने यहां लगाई, मोम यहां गिर रही है। क्यों? क्योंकि यहां से हीट कंडक्ट होके वहां तक पहुंच रही है, हीट ट्रेवल करती है मेटल्स में। समझ आया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये तो यार ये तो कॉमन सेंस है, घर में देखते हैं। कभी चाय बनाई है, कभी उसमें गए हो कि तवा पूरा गर्म हो जाता, तवा अगर बीच में आग हो तो तब भी तवा पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी यहां पे देख लो, बैटरी लगी हुई है, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने लगा दिया, मान लो एल्यूमिनियम का कोई भी कुछ भी लगा दिया एल्यूमिनियम का। या तो मैं एल्यूमिनियम अच्छा नहीं लग रहा, चलो आप गोल्ड ले लेते हैं। सोना मेटल है सर, सोना में अबे मेटल है भैया, सब प्रीशियस मेटल है। चलो प्लेटिनम सबसे ज्यादा, लेकिन गोल्ड आजकल तो सोना है तो सोना है, ठीक। तो मैंने यहां पे गोल्ड लगा दिया, तो हुआ क्या, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ग्लो करेगा, समझे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी मेटल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है और गर्मी भी ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर ऑफ हीट भी वहां पे होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर यूजुअली हाई। आयरन को गर्म करने जाओगे 800-900 डिग्री तक तुम्हें उसको तपाना पड़ेगा। बोलते नहीं है कि लोहे जैसा बनो, तप के तुम्हें बनेगा। तो वहां पे आयरन हो गए, बहुत सारे हैं, यहाँ पे तुम्हारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गई, ये सब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। क्लियर। उसके बाद आर सॉलिड, हाँ
मेटल सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे जनरली, ठीक है। लोहा हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को हिंदी में बोला जाता है, अगर तुमने कभी सुना हो पारा चढ़ गया है, कौन है भाई? तुमने सुना होगा पारा चढ़ गया, अरे पारा चढ़ गया बहुत, तो वो पारा क्या है? पारा इज नथिंग बट मरकरी, ठीक है, उसको हिंदी में पारा बोला जाता है मेटल। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा कि बोलते नहीं, अरे गर्मी है तो अरे 104 डिग्री तक बुखार है, तो वो पारा मरकरी चढ़ता है, ठीक है, तो उसी को पारा बोला जाता है। उसके बाद आर सोनोरस, आवाज करते हैं, ढोल बाजे, आवाज आ रही है, मैं तोड़ के दिखा दूं क्या इसमें? हैं क्या? अरे मास्टर आवाज बढ़िया नहीं आई आवाज, इसका क्या मतलब है? मेटल्स आर सोनोरस। क्या मास्टर ऐसी आवाज तो सब में आती है क्या? इसमें से आ रही है क्या? ये तो प्लास्टिक है, इसमें से आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। सोनोरस मतलब घंटा बजता है, अब स्कूल का घंटा बजता है, दूर तक आवाज जाती है भैया। हमारे जब मैं स्कूल में था, हालांकि वो था बढ़िया स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल था, लेकिन बेल नहीं लगी थी, तो वो घंटा बजाता था एक, मतलब एक थे भैया तो तंदुरुस्त, क्योंकि इतना बड़ा घंटा था, डन 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 डन, तो वो क्या है? सोनोरस वाला एग्जाम्पल है। आर डक्टाइल, मैंने पहले ही बता दिया, डक्टाइल बोले तो डक्ट बोले तो वायर्स। तो मेटल्स को मैं इजीली वायर्स में कर देता हूं। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। मैं कहीं गोल्ड पहना नहीं, गोल्ड चेन थी बट वो भी उतार ली मेरे से, बट ठीक है। जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, उसको आप अरे यार देखा नहीं कितनी छोटी सी पतली सी चेन होती है, इतने कॉम्प्लिकेटेड वो कान के वो बना देते हैं, ठीक। तो वो सब क्या है? डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी। अगर गोल्ड की डक्टाइल प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती तो गोल्ड मुझे नहीं लगता इतना महंगा होता। गोल्ड महंगा क्यों है? एक मेजर प्रॉपर्टी है कि वो इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। आयरन आपने कभी देखा कि बहुत पतला सा आयरन है? कभी नहीं, उतना नहीं देखा होगा। जो गोल्ड है वो बहुत डक्टाइल है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो रेडियस में, तब इसमें बात हो जाती है माइक्रो सेंटीमीटर, समझ रहे हो? मतलब माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, ये तो आता होगा, माइक्रो मैक्रो, ठीक। तो बहुत छोटा मैं डक्टाइल बना देता हूं, और इसीलिए जो गोल्ड है वो उतना थोड़ा सा और भारी रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, ये किसने लिखा है रे? कौन लिख के गया? ये कौन है? चलिए इसका आंसर देना, इसका आंसर दो। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, यहां से तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के हैं। मैं अभी लिख दे रहा हूं, हर बार क्वेश्चन आता है, इन 4 में से दो पक्का पूछ लेगा। देख रहे हो, नंबर पक्के कर रहे हैं भैया, नंबर पक्के। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी बात हुई है, वो कौन सी है मेरे पास? मरकरी, जिसको Hg से डिनोट किया जाता है, विच इज मरकरी। ये है आपकी मरकरी। उसके बाद कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, है ना? आप नाइफ से इजिली कट कर सकते हो। नाइफ तो समझ रहे होगे। अब देखो, कोई भी मेटल है जिसको मैं चाकू से कट कर दे रहा हूं, ऐसी कोई मेटल है? एक तो है सोडियम, Na, एक तो है सोडियम, ठीक है। एक और मेटल होती है जिसको लोग भूल जाते हैं बताना, वो होती है पोटेशियम, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम। काफी लोगों को मैंने देखा है वो बस सोडियम बोल देते हैं, पोटेशियम को भूल जाते हैं। भैया 2 मेटल्स हैं। पोटेशियम भी इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि मैं उसको इजीली नाइफ से, मान लो ये मेरे पास अगर सोडियम या पोटेशियम का बार होता तो मैं उसको इजीली नाइफ से कट कर सकता था। क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहां पे आना, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का बेस्ट कंडक्टर है। तो देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो है सिल्वर, ठीक है, जिसको मैं डिनोट करता हूं Ag से। Ag से डिनोट करता हूं, वैसे तो अर्जेंटेट होता है, बट एनीवेज ये है सिल्वर। क्लियर। इसके बाद मास्टर कौन सा आता है? इसके बाद आता है कॉपर, है ना। कॉपर के वायर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर हम लोग हमारे घरों में या जितने भी यहां पे लाइट्स हैं उनमें कॉपर वायर्स ही होते हैं। सिल्वर के क्यों नहीं है? चांदी के वायर क्यों नहीं है? अरे भैया चांदी के अगर तार बनाने लग गए, चांदी के तारों में अगर इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई तो सोचो, जितने की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जितने के तार पड़े, अगले दिन देखा कि तार ही चोरी हो गए। अरे कुछ इससे बनाया जाता है ना कि भैया अगर कॉपर के वायर हैं तो वायर चोरी ना हो। कॉपर कितना ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है कॉपर, बहुत सस्ते मिल जाता है, तो वो वायर चोरी नहीं होंगे। हालांकि सिल्वर बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत पैसा किसी दिन आ जाए तो अपने घरों में सिल्वर के तार पड़वाना,
है ना, कि भाई ये घरों में चांदी के तारों में इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा बिल नहीं आएगा। क्लियर? मैं चाहता हूं तुम लोग कि कोई तो हो ऐसा जिसके घरों में, देखते हैं किसी दिन हम भी पढ़वा देंगे, कहीं तो लगवाऊंगा, थोड़ा बहुत हुआ तो बाथरूम में तो एक बल्ब तो चांदी वाले से लगवा ही दूंगा। देखे भाई केमिस्ट्री काम आ रही है या नहीं आ रही है। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो अपना लेड ही रहता है। ठीक है, लेड ये सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में ही आता है, ये तुम्हारा मेटलॉइड है बट इसमें मैं लेड रखता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला कभी कभी कम ही पूछता है बट दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, चाकू के से काट सकते हैं, वो है सोडियम पोटेशियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है मेरे पास चांदी, सिल्वर, और इज बेस्ट सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वो है मेरे पास लेड। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं बढ़ता हूं फिर आगे। चले, ठीक है गाइस, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं, अब तुम देख के थोड़ा बहुत देख के तो बता दोगे मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, आओ सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। मेटल को मैंने खुले में रख दिया, आयरन को मैंने खुले में रख दिया, मैग्नीशियम को मैंने खुले में रख दिया। अगर मैं इनको खुले में रखता हूं तो ये किससे रिएक्शन शो करेंगे? अरे खुले में मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया तो एटमॉस्फेयर में एयर है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में तुम्हारी नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ध्यान रखना, मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं O2 और ये बना देती हैं MO2। अब मैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है जिसमें जो मेटल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहां पे जो मेटल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल आपकी +2 में रहेगी तो वो MO हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारी आपकी मेटल की ऑक्साइड्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ लिख लो, एग्जांपल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ये जो हैं वो आपकी मेटल ऑक्साइड्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ये सारी मेटल ऑक्साइड्स की एग्जाम्पल है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का एक और एग्जाम्पल ले लो। एल्युमिनियम का हालांकि मैंने वहां पे लिख दिया है, कॉपर का ये ले सकते हो। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी कि जो मेटल है वो हवा में, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करती है और किसी से रिएक्ट नहीं करती। CO2 से रिएक्ट नहीं करेगी, नाइट्रोजन से तो क्या ही रिएक्ट करेगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाती है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारी ऑक्साइड बनेगी। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी क्लियर। आगे बढ़ूं, चलूं नेक्स्ट पन्ने पे। जो भी यहां पे जुड़े हुए हैं प्लीज एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हो तो यार थोड़ी बहुत, अब मेरी एनर्जी लग रही है ना, PPT बनाई है यार तुम्हारे लिए, बड़ी मेहनत लगती है गाइस प्लीज यार, है ना, थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं डेटा देख रहा था उसमें कितना बता रहे थे वो 65% जनता ऐसी है जो पूरी वीडियो देखती है, मतलब पूरा देखा है और बस अच्छा ठीक है पढ़ाया बढ़िया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार प्लीज। और कोई मोड ऑफ मोटिवेशन या और कुछ तो है नहीं, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वीडियो लाइक करोगे तो वहां से ही मोटिवेशन आता है, वहां से ही एनर्जी आती है। क्लियर है? तो अपनी एनर्जी रेडिएट करिए यार, है ना, पूरा खेल ही एनर्जी का है, पूरा खेल एनर्जी का है। अच्छा ये चीज हो गई। अब थोड़े से यहां पे थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, मैं जितनी छोटी कर पाया उतनी छोटी थ्योरी करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है मेटल ऑक्साइड की। हम पहली ही केमिकल प्रॉपर्टी में है जो है मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा अब पूरा पढ़ने मत लग जाना, जो मैं बोलूं वो सुनना, जो मैं बोलूं पहले आप लोग मेरे हाथ पे ध्यान देना। ठीक है, पहले मेरे हाथ पे ध्यान दो, मैं क्या मार्क कर रहा हूं और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखना। जनरली जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, ये वाला कलर चेंज कर लो, देखो जनरली जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर मतलब अगर कोई भी मेटल की ऑक्साइड है उसको मैं पानी में डालूंगा तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। Na2O है, एग्जांपल सुनना, Na2O है, अगर मैंने उसमें पानी में डाला तो वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत तो बातें इधर उधर होंगी, लेकिन बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि
दो ही है, दो ही है। अरे गंदी मछली है, गंदी मछली है ये, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसी हैं जो दोनों ही नेचर शो करती हैं, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। सच मेटेलिक ऑक्साइड्स विच, जो कि बेस से भी रिएक्ट करें और एसिड से भी, मतलब बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट करें, उनको मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलता हूं। इधर इधर ज्यादा दिमाग नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ कुछ मेटल की ऑक्साइड्स, फॉर एन एग्जांपल Al2O3, फॉर एन एग्जांपल Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसी मेटल्स हैं, ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड से भी रिएक्शन शो करती हैं और बेस से भी रिएक्शन शो करती हैं। मतलब एसिडिक नेचर भी शो करती हैं और बेसिक नेचर भी शो करती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये किसी एक की नहीं है। अगर इसके पास एसिड आया, हां आजा तेरे से भी रिएक्शन कर लूंगी मैं। अगर इसके पास कोई बेस आया, हां तुमसे भी बॉन्ड बना लूंगी मैं। देख रहे हो? ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त हो जो तुम्हारा दुश्मन हो, अरे तुम्हारे दुश्मन से भी जो दोस्ती कर ले, उसको बोलना ये मेरा एम्फोटेरिक दोस्त है। नया वर्ड दे रहा हूं भाई, एम्फोटेरिक दोस्त। तो आपकी जिंदगी में एम्फोटेरिक मित्रता नहीं होनी चाहिए कि यार मैं उससे भी मेरी दोस्ती है ना, मेरी उससे भी दोस्ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया दो दोस्त नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, कि भैया बस अपने फायदे के चक्कर में मैंने दोस्ती कर रखी है, ये सब नहीं होना चाहिए। फायदे के चक्कर में क्या दोस्ती होती है? अगर तुमने ये बोल दिया कि फायदे के चक्कर में दो, तो वो दोस्त टर्म हटा दो, ठीक है? फिर तुम्हारी दोस्ती नहीं है कि तुम ही भैया बहुत सेल्फिश आदमी हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कोई दोस्त हैं या तुम्हें लगता है कि यार उसने मुझे फायदे में रख रखा है, अभी चांटा मार के भगा दो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, फंसा देंगे। एनीवेज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको ऊपर हेडिंग में लिख लो। नोट्स बना रहे हो ना? अरे भैया इससे प्यारे नोट्स और कहीं नहीं बन पाएंगे, मैं बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे देख लेना। हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक को क्रक्स करके, छोटा करके जितना हो पा रहा है वो सब मैं आपको दे रहा हूं। क्लियर है? तो और ज्यादा वो नहीं है, इससे शॉर्ट क्रिस्प और बढ़िया नोट्स आपके नहीं बनेंगे। आइए, अब जो मेटल्स हैं वो अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं। जो मेटल्स हैं वो अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल जो पोटेशियम और सोडियम है, जिसको मैंने बताया था कि वो नाइफ से भी कट हो जाती है। याद करो, पोटेशियम और सोडियम सिर्फ दो ही ऐसी मेटल थी जो नाइफ से कट हो जा रही थी। मैं ऐसे ही नाइफ से काट सकता हूं, चाकू से अलग अलग कर सकता हूं। वो इतनी ज्यादा रिएक्शन शो करती हैं, react so vigorously that they catch fire, it kept in the open। अगर मैं इसको हवा में रख दूंगा, समझ रहे हो? अरे ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं कि मान लीजिएगा ये सोडियम है, इसको अगर मैंने हवा में रख दिया तो ये ऑक्सीजन से इतनी तेज रिएक्शन शो करेगी कि इसमें आग लग जाती है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके स्कूल में ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे मास्टर ने तो कराया था, विशाल सर ने कराया था। विशाल सर का जो पेट था वो ऐसा था कि भाई मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी टांगे कभी देखी भी होंगी। उनका पेट अलग ही लेवल का, ठीक, एक होता कि ठीक है भाई मोटा आदमी है, थोड़ा पेट निकला हुआ, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक अपनी टांगे देखी होंगी, देख भी नहीं पाएंगे। एनीवेज, ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, बट वो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कराया था उनको खुद आइडिया नहीं था कि सोडियम इतना ज्यादा विग्रस, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया कि चलो सोडियम जो है वो हवा में ठीक है, थोड़ा बहुत धुआं देता है, लेकिन उन्होंने सोडियम को पानी में डालने वाला रिएक्शन किया। मुझे कहीं सोडियम मिलेगा तो तुम्हारे सामने पक्का करवाऊंगा, लैब में तो, यहां पे तो नहीं करा सकता, किसी फील्ड में चलेंगे, ग्राउंड में। तो उन्होंने लिया सोडियम का थोड़ा सा टुकड़ा और पहले पानी में डाला, और वो इतनी तेज फटा कि वो खुद ही डर गए, ऐसे करके डर गए। तो सारे बच्चे उन पे हंसने लगे, मैं भी हंसने लग गया। तो अब जैसे जो बच्चे उनके आसपास खड़े होते वो जाके भाग के अपनी सीट पर बैठ गए। उन्हें इतनी गुस्सा हो गई, उनकी बेइज्जती हो गई। उन्हें खुद नहीं पता था कि भैया इतनी तेज रिएक्शन हो जाएगी, और हमें सिखा रहे थे। उनको गुस्सा ही, उन्होंने वो घूसा मारते थे बस, उन्होंने सबको पकड़ा। कोएड स्कूल था, उन्होंने लड़कियों के भी घूसा मारा। उस टाइम सब पिटते थे भाई, उस टाइम कुछ नहीं होता था, हर एक जो लाइन से था ढक 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 करके सबको मारा।
तो वहां से अभी तक मुझे याद है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपने उसको पानी में या हवा में रख दिया, आग पकड़ लेंगे। इसलिए इनको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। केरोसिन समझते हो, घासलेट, मिट्टी का तेल, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो अब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन ही नहीं शो करते। अरे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समझ में आ गया? मेटल मेटल से रिएक्शन शो करेगा, मतलब मेटल 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 एज इन कि नॉन पोलर से रिएक्शन शो करेगा, पोलर पोलर से रिएक्शन शो करेगा। ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, मेटल मेटल से तो रिएक्शन होगी, मेटल नॉन मेटल से भी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, ये मुझे लग रहा है यही सब इसमें लिखा होगा। एट रूम टेम्परेचर सरफेसेस, ओहो, ऊपर वाली लाइन पूरी मैंने वैसे आपको बता दी है। हैंस दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, किसमें डिप करके रखते हैं? मिट्टी के तेल में। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि ये आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, उसके बाद एट रूम टेम्परेचर, यहीं अपने जो रूम टेम्परेचर में सर्फेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, अपना आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये इनके ऊपर एक बहुत छोटी सी लेयर बन जाती है जिनको मैं मेटल ऑक्साइड बोलता हूं। आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे जो मेटल है, जो मेरे पास आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है। अरे बहुत टाइम तक अगर मैं आयरन को खुला छोड़ दूं, ऐसे ही छोड़ दूं लोहे को, तो उसमें जंग लग जाती है। क्या वो? कुछ नहीं है, वो अपना आयरन, जो आयरन है वो O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और Fe2O3 बना देता है। ये हालांकि चैप्टर के एंड में मैं यही एप्लीकेशन पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप दिमाग में रखिए। तो जो क्या क्या पढ़े, जो मेरे पास सोडियम है, जो मेरे पास पोटेशियम है, ये दोनों, इनको मैं कहां रखता हूं, कैसे रखता हूं? इनको मैं केरोसिन में डिप करके रखता हूं। और जो आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, इन सबको मैं हवा में ही रख देता हूं, लेकिन अगर मैं इनको ऑक्सीजन में रखूंगा तो ये मेटल की ऑक्साइड बना लेते हैं। क्लियर? उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है? सबसे पहला था डक्टाइल होता है, दूसरा ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता भाई। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। लगा दे, कितनी भी आग लगा दे, सोने को तपाओगे तो और प्योर वो होता है, समझे? सोने को आप कितना भी दबाओ वो और प्योर ही होता रहेगा। तो इसलिए सिल्वर और जो गोल्ड है वो महंगे भी हैं। गोल्ड ज्यादा महंगा है, ठीक है, लेकिन सिल्वर की भी वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो गोल्ड जो है वो इतना ज्यादा महंगा क्यों है? पहली प्रॉपर्टी है डक्टाइल, बहुत इजीली मैं उसको छोटे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत काला पड़ेगा भी, वो भी बहुत सालों में काला पड़ता है, तो उस पर एक छोटा सा ब्रश मार दो। ठीक, ब्रश मारोगे आराम से क्लियर हो जाएगा। समझ आया? इन सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत? ये अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे 1.5 पन्ना खाया हुआ है उन लोगों ने नौटंकी करते करते, लेकिन मैंने तुम्हें 4 पॉइंट में समझा दिया। इन चारों पॉइंट्स को फटाफट से लिख लीजिए। मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, फटाफट फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। जितनी भी मेटल वाली रिएक्शंस है वो जल्दी से अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी करने हैं भाई, इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैंने कौन कौन सी आपको बताई थी? Al2O3 और कौन सी थी? बोलो, जिंक ऑक्साइड। तो देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 HCl, ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। AO मैंने लिख दिया। किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड से। एसिड से क्या बना रहा है? ये तुम्हारा क्या है? ये है एक आपका सॉल्ट और प्लस ये है मेरे पास वाटर। देख रहे हो? ये भाई साहब जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके भी बेस बना रहे हैं। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, लिख लेना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको मैं डब्बे में बंद कर दूं। एक ये है, एक ये है और एक मेरे पास ये है। ये दोनों रिएक्शन। ठीक ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या है? जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड से रिएक्ट करा तो भी सॉल्ट बनाया, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनाता है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, NaAlO2। थोड़ा अजीब सा है लेकिन इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आ सकता है। सोडियम एल्यूमिनेट इसको मैं बोलता हूं, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। बोलो भाई, क्लियर है? सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है। अब अपना बल्ब जला लो,
फटाफट से बल्ब जला लो। मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। लिख लो, टैटू बनवा लो, यहां पे आप देख भी लोगे। कोई भी मेटल का आप ऑक्साइड ले लो, कोई भी मेटल का, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया Na2O, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, H2O से करा दो, तो ये क्या बना देता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या है, बेस है, बेसिक इन नेचर है। क्लियर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे फॉर एन एग्जांपल CO2 है, CO2 है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने पानी से करा दी तो ये क्या बना देता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2SO3। वो सब लंबी रिएक्शन होती है लेकिन डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, ऐसे ऐसे। तो मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर है, ये एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है। हर कोई आपको एग्जांपल भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। एनीवेज, बोलो, यहां तक बोलो। बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्शन शो करेगी, एसिड से रिएक्शन शो करेगी तो बनाएगी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर NaOH से रिएक्शन शो करेगी, क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। पानी निकलेगा, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, अरे अपने को तो बस पानी निकालना है, तो पानी तो निकलेगा ही, रिएक्शन होगी तो पानी तो निकलेगा बॉस। ठीक है, बोलो, बढ़े आगे। अब अपन रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर पे आते हैं। अभी तक किससे बात हो रही थी, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हवा में, ऑक्सीजन से बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं पानी से। पानी से भी अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था सोडियम और पानी वाला, फट गया था, बस वही। देखो देखो देखो, जिंदगी में कुछ जरूरत पड़े या ना पड़े, इस वाले डब्बे की जरूरत पड़ेगी बस। इस वाले डब्बे को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ऐसे ही इसी फॉर्म में लिख लेना। ये बड़ा महंगा डब्बा है भाई, बड़ा महंगा डब्बा है। देखो, जो मेटल है वो भी अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो करती है, डिपेंड करता है कौन सी मेटल है। आप इसको रिएक्शन जनरलाइज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास मैंने गर्म पानी लिया है, गर्म पानी लिया है तो गर्म पानी में सारी मेटल्स रिएक्शन शो नहीं करेंगी। जो मैग्नीशियम है वो सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी में ही रिएक्शन शो करती है, ठंडे पानी में शो नहीं करती। समझ में आ गया। जैसे मेरे पास सोडियम और पोटेशियम है, वो ठंडे पानी में भी रिएक्शन शो कर देंगे, पानी चाहिए उनको। मैंने बताया ना, ये तो भैया बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन शो करती है, वॉयलेंट। पानी में डालोगे फट जाएंगी एकदम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो इनको कैसा भी पानी दे दो, ठंडा पानी दे दो, उसमें भी रिएक्शन शो कर जाएंगी। उसके बाद आता है स्टीम से। स्टीम समझ रहे हो, भाप, वेपर्स, वेपर्स। और वो भी कौन सा वाले, स्टीम जिसमें लेटेंट हीट होती है, ऐसी वेपर जिसमें लेटेंट हीट हो। अब लेटेंट हीट थोड़ा समझाना पड़ेगा, बट समझ लो, क्लास 10th में आ गए हो, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। लेटेंट हीट होती है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। अरे आता है ना लेटेंट, तुम्हारा जो शो चला था वो वाला, तो हिडन हीट इसमें होती है। तो जो स्टीम है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। जैसे प्रेशर कुकर आपने, जैसे अगर आप सीटी हो तो वो स्टीम निकलती है। तो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो गर्म पानी से भी रिएक्शन शो नहीं करेंगी, आपको उसमें स्टीम लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन शो करती हैं। जैसे जिसका एग्जांपल है आयरन और एल्यूमिनियम। तो मेटल्स अलग अलग पानी से अलग अलग रिएक्शन शो करती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो ठंडे पानी से भी रिएक्शन शो करेंगी, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो सिर्फ गर्म पानी में से रिएक्शन शो करेंगी, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम में रिएक्शन शो करेंगी। अगर आप आयरन को ठंडे पानी में डाल दोगे कुछ नहीं होगा, अगर आप आयरन को या एल्यूमिनियम को गर्म पानी में डाल दोगे कुछ नहीं होगा, स्टीम से रिएक्शन करानी पड़ेगी। समझे, क्लियर। इससे सस्ता और इससे बेसिक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता था, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, 2 लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल अगर मैं किसी पानी में डालूंगा तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगी और अपना निकालती है मेटलिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्शन शो करेगी तो MgO, Fe शो करेगा तो Fe2O3, Al2O3, ठीक है, Na2O3, K2O, ये सब आपकी रिएक्शन है। Na2O होगा। उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, अगर कोई सॉल्युबल है तो वो फर्दर डिसॉल्व हो जाती है और मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाती है। नहीं समझ में आया, आओ मैं बताता हूं।
इन दोनों का मैं आपको एक सार देता हूं। जैसे सोडियम है सॉलिड, किससे रिएक्शन शो करेगा? ये रिएक्शन शो करता है H2O पानी, वो भी स्टीम मतलब वेपर फेज में। तो मैंने इसके लिए लिया गैस, क्या बनाएगा? इसने बना दिया Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ये बोल रहा था कि मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपकी जो हाइड्रोजन गैस है हाइड्रोजन गैस तो आपकी बाहर निकल जाएगी। Na2O की रिएक्शन अगर आपने पानी से करा दी तो कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो पानी से भी रिएक्शन शो करती हैं। पानी से अगर रिएक्शन शो करेंगी तो वो आपका बेसिक कैरेक्टर शो करती हैं, NaOH बना देंगी। NaOH बस तो यही तो था, जो मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि ये देखो बेस बना, समझे? MgO प्लस H2O गिव्स आउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लाला होश में आ जा, MgO प्लस H2O इनकी रिएक्शन में कराऊंगा तो वो क्या बनाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। कैसा लगा? अच्छा लगा? स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म हो रहा है मैटर, मतलब ये वाला जितनी भी थी ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं जल्दी, ठीक है? अब आपको इसमें पूरा जो लिखा हुआ है मैंने सब आपको बता दिया है, सिर्फ आप ये वाली रिएक्शंस देखिएगा। बाकी जो लिखा हुआ है वो नोट्स के लिए बहुत प्रॉपर चीजें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम और पोटेशियम दोनों में चाकू से काट दे रहा था, मतलब ये मेटल्स बहुत ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन शो करती हैं। अगर आपने पानी में डाल दिया तो विस्फोट, तो ये वॉयलेंट है, ठीक है? ये वॉयलेंट है, ठीक। उसके बाद कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन नहीं होती है, ये अपना स्लेग्ड लाइम बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्लेग्ड लाइम होता है। ये किस में काम आता है? ये काम आता है घरों में पेंटिंग में, है ना? इसको हिंदी में बोला जाता है समौसम। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब घर में पेंट हो रहा था तो समौसम एक होता है जिसको अगर आप पानी में डालो तो बुलबुले बनते हैं। वो क्या है? वो जो बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं, ठीक है? इसके बुलबुले होते हैं। नॉट सो वॉयलेंट, है ना? साइलेंट हो जा, नहीं तो वॉयलेंट। तो ये बेचारे वॉयलेंट हो ही नहीं पाते हैं, साइलेंट ही पड़े रहते हैं, बस थोड़े थोड़े बुलबुले आते हैं, पुक 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 बुलबुले आते हैं। मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन शो करेगी, बस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और शांति से बैठ जाएगी। देखो मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बुलबुले भी देगा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ साथ हवा में भी उड़ेगा, आग भी लगाएगा, समझे? ये धुआं बिखेर देगा, ये थोड़े थोड़े से बस बुलबुले बनाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा। खत्म। ऊपर और नीचे की लाइन आप खुद ही समझ जाओगे, ऊपर वाला मैंने पूरा समझा दिया है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? मेटल पानी से रिएक्शन शो करेगी तो पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगी। मेटल ऑक्साइड, अरे देख रहे हो, मेटल ऑक्साइड अगर आप पानी में डालोगे तो वो मेरे पास मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगी। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बहुत तेजी से। एक आखिरी स्लाइड बता दे रहा हूं, एक आखिरी स्लाइड है जिसमें आप लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हो। कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन शो करेगी तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलना तो मैंडेटरी है दोस्त। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे पास मेटल है, इसके ऊपर मैंने 2 बूंद डाली HCl की, करके आवाज निकली करके, तो वहां से आपने देखा होगा धुआं निकलता है। धुआं निकलता है तो वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है, सिंपल हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक आपका सॉल्ट बनता है। क्लियर? तो Fe की रिएक्शन कराओगे तो FeCl2, मैग्नीशियम की तो MgCl2, जिंक की तो ZnCl2, एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, बहुत बेसिक रिएक्शन है, इसलिए इन रिएक्शंस के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक कराऊंगा, वन शॉट में भी क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि जो पीछे अभी तुम थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज भी हुए हो, क्वेश्चन में आके हम उसको सुलटा दें। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन। आयरन क्या है? Fe। आयरन स्टीम से ही रिएक्शन शो करता है, याद करो, ठंडा पानी गर्म पानी, स्टीम किससे कर रहा था? स्टीम से। तो H2O स्टीम है तो मैं इसमें गैस लिखूंगा, आप चाहो तो यहां पे ये भी लगा सकते हो, मतलब गरम 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 गरम। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या बनाता था? इससे रिएक्शन शो करेगा
तो ये आपकी अलग अलग रिएक्शन, वैसे तो ये Fe3O4 बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। इसमें वैसे आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, Fe2+ और Fe3+ में, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बनाता क्या है एग्जैक्टली आपको ये ध्यान रखना है, Fe3O4। बोलो ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट ये है फर्स्ट। सेकंड तो यार इजी है भाई, कैल्शियम पानी के साथ क्या कर रहा था, बना दीजिएगा CaO। ठीक, अब ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है। अब ये लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, ये लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे आ जाना, किधर है, सिर्फ इसके साथ रिएक्शन शो करनी है या क्या है? अच्छा पूरा वाटर है, फिर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा। अरे वाटर है फिर तो ये बनेगा, सीधे पानी डाल दिया है। पोटेशियम है तो पोटेशियम प्लस H2O KOH बना दीजिए, KOH बना दीजिए। सुनो, पोटेशियम जो था वो हॉट वाटर से रिएक्शन शो कर रहा था या कोल्ड वाटर से? बोलो, ये तुम्हारा कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन शो कर रहा था, ये तुम्हारा हॉट वाटर, हॉट में ज्यादा रिएक्शन शो करता है। बट हालांकि आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। बोलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से वॉयलेंट कौन सा है? इसमें से वॉयलेंट कौन सा है? कोई भी वॉयलेंट नहीं है। ये जो है वो नॉट सो वॉयलेंट होता है, नॉट सो वायलेंट। साइलेंट हो जा, नहीं तो मैं वॉयलेंट हो जाऊंगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन 2019 CBSE में आया हुआ है, ये करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अ मेटल एक्स विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? वेल्डिंग वाला प्रोसेस। वेल्डिंग सुनिए, वेल्डिंग होती है, अरे साइकिल कुछ टूट जाए, लोहा टूट जाए, वेल्डिंग कर दो, तो उस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो याद रख लो वेल्डिंग में कौन सा मेटल यूज होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। When heated with oxygen gives an oxide Y which is amphoteric in nature। अब हिंट, एक ऑक्साइड बनाएगा जो कि एम्फोटेरिक है। मैंने आपको दो ही ऑक्साइड बताई हैं एम्फोटेरिक, एक है ये वाली और एक है ये वाली। ये वाली काट दीजिए, क्योंकि जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है वो कौन सी मेटल यूज होती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल ही सिर्फ और सिर्फ थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है, प्लीज इस बात को ध्यान रख लेना। थर्माइट प्रोसेस में तो मेटल एक्स क्या है? एक्स क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, गिव्स एन ऑक्साइड वाई एक ऑक्साइड है, वो क्या होगा? Al2O3। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, दोनों मैंने निकाल दिया। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड वाई विद HCl। वाई क्या है? Al2O3। इसकी रिएक्शन किससे शो करनी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी किया था, क्या बना था इन दोनों के साथ? AlCl3 प्लस पानी निकाल दीजिए। अरे अपने को क्या करना, अपने को तो बस पानी निकालना है। दूसरा क्या है? राइट इक्वेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, हमसे पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन शो कर दिए। क्या बना रहा था? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। उसके बाद सोडियम एल्युमिनेट, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये लो, पिला दिया पानी। बोलो, जवाब दो जवाब दो भाई, जवाब दो। आगे बढ़े। अरे अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो वो आ गया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में अभी ही बात कर रहा था। Al2O3 ये वाला बहुत 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, 100%। इसकी जगह अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा Al2O3, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCl से करा दी तो ये आ जाएगा। क्या बताई थी? तो Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम पहले आएगा NaAlO2। सबको काट दीजिए। यहां से तुम्हारा 1 नंबर पक्का। सेक्शन ए या तुम्हारे में जैसे आए वहां पे क्वेश्चन, इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। जवाब दो, लिख लेना। इससे ज्यादा इजी मैं नहीं कर सकता हूं चीजें। क्लियर है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कोवेलेंट क्लोराइड वाले हैं। चलो वैसे थोड़ा सा मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हल्का सा बता दूं, ये वाला वैसे क्वेश्चन आगे आना चाहिए, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। थोड़ा सा ज्ञान ले लो, एक्स्ट्रा ज्ञान, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए यार, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो पढ़ के आए हो, केमिकल रिएक्शन में तो मैंने कराया यार थोड़ा सा। एनीवे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर होना चाहिए। दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, नहीं, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये रहेगा, शेयरिंग वाला है। ठीक है, हालांकि आगे आएगा तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के में लेंगे। आइए इस वाले को, और एक क्वेश्चन होमवर्क भी देना है, वो नेक्स्ट वाला कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इसका बताइए, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? क्या बनाएगा? आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ये पहला चैप्टर है जो क्लास मतलब अब आया है जहां पे रिएक्शंस की बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस की बातें नहीं होंगी। इसके बाद कार्बन एंड्स कॉम्पाउंड है, वो तो बिल्कुल, अरे इतना बढ़िया चैप्टर है। कार्बन एंड्स कॉम्पाउंड का वन शॉट मैं इसके बाद बनाऊंगा, मतलब ऑब्वियसली जब आप चैनल पे देख रहे होगे तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मजा। एनीवेज, यहां पे क्या आ जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। बाद में जो बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। इसको अपन क्या बोलते हैं यार? ये ना मेरे जूते फाड़ देगा, मां कसम। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। ठीक है, स्लेक्ड लाइन में। एनीवेज, ये वाली जो रिएक्शन थी इसको क्या बोला था? कैल्शियम। घर में पेंट हुआ था बचपन में, समोसम है, छोटी छोटे बबल्स निकल रहे थे। वो बबल्स किसके थे? हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे, हाइड्रोजन गैस के। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा वॉलेंट रिएक्शन नहीं है, तो इट डज नॉट रिएक्ट। गलत बात, हमने तो रिएक्शन कर दी, तो ए वाले काट दो। हम तो ऐसे ही एलिमिनेशन करेंगे भाई, हम तो ऐसे ही एलिमिनेशन करेंगे। ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि ए आंसर है ही नहीं। इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद वाटर, पानी के साथ भड़ाका कर देता है, नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम करते हैं। तो ये भी गलत बातें कर रहा है, गंदी बात बोल रहा है ये। तो बी वाला भी काट दीजिए, बी वाला भी काट दीजिए, तो ये कट गया। आंसर तो वैसे क्लियर हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं राजा इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली, हाँ बढ़िया बात बोल रहा है, कम वॉलेंटली रिएक्ट करता है, तो ये सही है। उसके बाद बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, सी एंड डी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बोलो, मेटल्स की मोस्टली रिएक्शंस खत्म हो रही हैं। इसके बाद जो रिएक्शन बची हुई मैं बस बता रहा हूं वो अदर मेटल्स के साथ है, मतलब मेटल की रिएक्शन मेटल के साथ बचा हुआ है, बस। उसके बाद आयनिक कंपाउंड है, फिर नॉन मेटल, फिर कोरोजन वोरोजन, रिएक्टिविटी सीरीज खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई। आओ अब एक क्वेश्चन, सॉरी जुकाम है तो 1 घंटे, ऑलमोस्ट 1 घंटे में 2 छींक मारी है, इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है दोस्त। ये हाँ, ये तुम लोग अपने घर पे करोगे, घर पे मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। इसका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो यहां रोक दो, वीडियो रोक दो, आंसर दो कमेंट बॉक्स में इसका। चलो फटाफट से, उसके ऊपर चढ़ गया वो मैं बता देता हूं, व्हाइट कलर्ड कंपाउंड लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया, इनके ऊपर चढ़ गए भाई साहब। व्हाइट कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हिच ऑप्शन गिव्स द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन? बहुत इजी, नॉर्मल। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेम रिएक्शन मैंने आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में कराई है। अगर वहां नहीं याद है तो अपने आप को गजनी अगर तुम बोल दोगे कमेंट बॉक्स में कि मास्टर हम तो गजनी है, याद नहीं रहा, तो मैं करा दूंगा फिर अगले सेशन में, जो लाइव सेशन चल रहे हैं उसमें। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ मेटल्स अलग मेटल सॉल्ट्स के साथ। बोलो, वीडियो रोके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, मैं बढ़ता हूं आगे। आ जाओ फिर पढ़ लेते हैं। देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। अलग अलग तरीके की क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो एक मेटल है वो सारी मेटल से ही रिएक्शन शो करेगी। अरे जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास आयरन है, तो आयरन जो है वो जिंक सल्फेट या जिंक के सॉल्ट से रिएक्शन शो करेगी या नहीं करेगी? समझ आया? तो ऐसा नहीं है कि सारी जो मेटल्स हैं वो एक जैसी रिएक्टिविटी शो करती है ना। कोई मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कोई मेटल ऐसी है जो कम रिएक्टिव है। क्लियर है? तो यहां से एक नया टर्म क्रिएट होता है जिसको अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो किसके काम आती है, कैसा क्या है, उसके बारे में अपन पहले पढ़ लेते हैं। देखो,
मेरे पास कोई भी मेटल है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने मेटल ले ली जिंक, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसी भी मेटल सॉल्ट से। मेटल सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ये सब आपके मेटल्स है, ठीक है। अब यहां पे इसकी रिएक्शन मान लो मैंने कराई CuSO4 से, ठीक है। अब वैसे होता क्या है कि यहां पे मेरे पास दो मेटल है, एक है मेटल जो अकेली है, दूसरी मेटल जो है वो अपना किसी से बॉन्ड बना के बैठी हुई है। समझने की कोशिश करना, एक जो है वो बेचारी सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, अकेले हैं, खुश है या नहीं है वो अभी मालूम पड़ेगा, सिंगल है ये जो है वो अपना कपल बना के बैठा है। ये भैया कपल में बैठे हैं, ये अपना गुल्लू 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 कर रहे हैं ना, ये कपल बना के बैठे हैं। अब होता क्या है कि यहां पे जिंक और कॉपर में, क्या जिंक जाके कॉपर से लड़ाई करेगा क्या? अबे ओ चल बेटा अब मेरी बारी है, निकल यहां से। ये रियल लाइफ में जो होता है वो यहां पे भी होता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि आज के बाद इसके आसपास दिख गया तो चांटे बजा दूंगा? तो ऐसे इधर होता है, जिंक कॉपर से जाके बोलता है कि सुन, अगर सल्फेट के आसपास दिखा तो बहुत मारूंगा। समझे? तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। पहले कोई और था, अब कोई और आके बैठ गया। पिछले सेमेस्टर में कोई और था, 9th क्लास में कोई और था, 10th क्लास में कोई और बना लिया। ऐसे ही यहां पे होता है। तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज। समझो, कौन डिसाइड करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करेगी। मैं हालांकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद करा दूंगा, एनसीईआरटी में भी रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, ये तुम्हारी ध्यान रखना। रिएक्टिविटी सीरीज एग्जैक्टली क्लास 12th में भी आएगी, तो हल्के में मत लेना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आपकी आती है। बट एनीवे, कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को रिप्लेस कर देती है। एक बार फिर से सुन लो, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को चांटा मार के भगा देती है। समझे? तो भैया थोड़े किसी चीज में तो अव्वल बन जाओ, या तो तुम बॉडी बना लो, या दिमाग इतना हो कि भैया कोई भी आए तुम्हें नहीं हटा पाएगा। समझ में आ गया? कपल बनना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करने में बहुत है कि चीज बढ़िया है लेकिन खर्चा इतना है, तो वही आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहां पे अब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपका डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। बहुत बढ़िया लगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन शांति से पढ़ना जिससे तुम लोग पूरा समझ भी जाओगे। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। ऑब्वियसली क्लास के सारे लड़के एक जैसे तो नहीं होते हैं, सारी लड़कियां एक जैसी तो नहीं है, किसी में ज्यादा ताकत है, किसी में ज्यादा दिमाग है, कोई जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हर किसी का अलग अलग रिएक्टिविटी है। उसी हिसाब से यहां पे होता है। कोई मेटल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कोई मेटल जो है वो पहले से जो मेटल प्रेजेंट है उसको हटा के खुद आके बैठ जाती है। तो ये सब हर जगह चलता है, रियल जिंदगी में भी है, यहां भी है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस, देख रहे हो, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं। कहां से? जो अपना बॉन्ड बना के बैठा है कि ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, कोई आया भगा के कि अब आ जाओ। और ऐसे ही आजकल होता है, ओह ये तो गाड़ी से आता है, ये तो साइकिल से आता है, साइकिल वाले को चांटा मारा, चलो भैया गाड़ी से ऐसे ही आए। ओ ये ज्यादा रिएक्टिव है, यहां तो मजा आएगा, पिछला वाला निकाल देते हैं। क्लियर? तो मेटल ए, जो मेटल है कोई भी, ए मेटल कोई भी ले सकते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने जिंक ही ले लिया है, प्लस ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, वो है मेरे पास CuSO4। अब यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, बट हालांकि मुझे तो पता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को लपड़ा मार के बाहर निकाल देगी और खुद बैठ जाएगी ZnSO4। और कॉपर क्या बोलेगा? अकेला। कॉपर बोलेगा यार वो ना अच्छी नहीं थी, मैंने उसको छोड़ दिया। अबे छोड़ा नहीं, तुझे भगा दिया, भगा दिया कि चल निकाल दिया, है ना, निकाल दिया। तो ये है मेरे पास पूरी कहानी। तो कौन सी मेटल डिस्प्लेस करेगी, कौन सी मेटल डिस्प्लेस नहीं करेगी, वो सोलली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। अपन रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी,
ऐसे ही होता है, टॉप पे जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, उससे नीचे आते जाओगे तो कम, थोड़ा कम 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 कम, ऐसे चलता हुआ चलेगा। ओनली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो ये जो है वो आपकी एनसीईआरटी में है ना, ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी भाषा की रिएक्टिविटी सीरीज बताता हूं, हमने भी तो बनाई है, अरे हमने भी तो बनाई है। आओ, निमोनिक, क्या लिखोगे? निमोनिक फॉर निमोनिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज जिंदगी भर काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज है 2 ई, ज्यादा स्टाइल के चक्कर में 2 ई बन गई। अरे बोर्ड का है, चलो आ जाओ। तो निमोनिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कहां से स्टार्ट होता है? लिथियम से। हालांकि जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो पूरी नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं ऐड कर दे रहा हूं, आपको बस यही याद रखनी है। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे? लिथियम, ली पो बे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना। ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। यहां पे लिख लो कि जो आपकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन? मैग्नीशियम एल्युमिनियम को उड़ा देगा, एल्युमिनियम मैंगनीज को उड़ा देगा। क्या जिंक मैंगनीज को उड़ा देगा? नहीं। क्लियर हुआ? अब लड़ाई किसमें हो रही थी? लड़ाई हो रही थी कि कॉपर सल्फेट मेरे पास प्रेजेंट है और जिंक है। अब तुम लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के बता दो। अब तुम लोग ना इसको लिख भी लेना, मैं ओरली बता रहा हूं, इसको लिख लेना। देखो ली पो मतलब पोटेशियम है, ली पो बे, ठीक है, लीपो समझते हो? अरे लीप दिया, ठीक है। तो लीपो बे सर के ना मर गए अल्लू कैसे मर गए? मंजन करके। भैया मंजन कर रहे थे, मर गए, खत्म हो गए। कभी भी कोई भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लीपो बे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करते मर गए। फिर आता है हाय, जब अल्लू मर गए है ना, मंजन करके मर गए, फिर कौन आता है? कॉपर। तो फिर कॉपर को हाई बोली जाती है। यही, अरे अगर तुम निपट भी जाओगे, खत्म भी हो जाओगे, फिर भी 2-3 महीने बाद तुम्हारा रिप्लेसमेंट पक्का है दोस्त। तो तुम जिंदा, तुम खत्म हो जाओगे, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीजों में मत फंसे रहो कि यार मेरी वाली अलग है या मेरा वाला अलग है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ और दिखेगा किसी में, ये बढ़िया है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, वो बोर हो जाता है, कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं। तो छोड़ो, तुम अपने पे ध्यान दो, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अपने आप ये सब पीछे आएंगी, पीछे बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो लीपो में सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके हाय, फिर हाय किसको बोल दिया? कॉपर को। हाय कॉपर पारा बोलते हैं, पारा चढ़ गया मरकरी, तो वो मरकरी है Hg। पारा चांदी पिट गए सोना। क्लियर? चलो भैया बहुत बढ़िया, यहां तक तो ठीक है, ये सब मैं बंद कर देता हूं। आइए, तो अब मुझे बता दो, कॉपर है और यहां पे मेरे पास जिंक है, तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? किस पे डिपेंड करेगा कि ऊपर कौन सा है। जिंक कहां गया? ये है मेरे पास जिंक, ये रहा अपने पास कॉपर। तो ऊपर तो जिंक है, नीचे कॉपर है, तो नीचे वाला कम रिएक्टिव, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव। तो जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा। तो यहां पे बनेगा क्या? वही ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा सुनो, इसी रिएक्शन में अगर मेरे पास ZnSO4 प्लस Cu होता तो, अगर मेरे पास ZnSO4 प्लस Cu होता तो ऊपर कौन सा है? जिंक, नीचे कौन सा है? कॉपर। तो कॉपर आएगा, इसको बोलेगा ए हटना, मुझे बॉन्ड बनाने देना है। बोलेगा जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान है, जाके देख रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन बैठा है रे? तो ऊपर जिंक बैठा हुआ है। जब जिंक ज्यादा ताकतवर है, ये तो इसी के साथ बॉन्ड बना के रहेंगी मैडम, मतलब सल्फेट आयन। ठीक, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। करने गए थे रिएक्शन, चांडा मार के भगा दिया है गाइस, फील्डिंग सेट हो गई। बोलो, ये गए थे कि आओ बॉन्ड बनाएंगे, इनकी तो रिएक्शन ही नहीं हो पाई, फील्डिंग सेट कर दी वो अलग।
तो क्लियर हो गई चीजें कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आएगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, या फिर ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्लियर? ये है आपका जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज उसमें दे रखी है एनसीईआरटी में। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, जैसे जो मैंने याद कराया वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मेटल्स है। क्लास 12th में तुम्हें फिर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिपोबे सरकेना मर गए अल्लू मंजन करके। जब अल्लू मर गए फिर उसको हाय बोला कॉपर को, तो मर गए अल्लू मंजन करके, हाय कॉपर, पारा चांदी, पिट गए सोना। समझे? समझे? चलिए आगे आ जाते हैं। ये एक छोटी सी रिएक्शन है, ये छोटी सी तुम्हारी रिएक्शन दिखाई हुई है एक्टिविटी के फॉर्म में। ये बहुत बेसिक है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे कि ये आयरन नेल डाला है, ठीक है, इसके अंदर यहां पे CuSO4 का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो जिंक जो अब मेरे पास आयरन है तो Fe प्लस CuSO4। अब यहां पे देखो मेरे पास Fe ये रहा, कॉपर ये रहा, तो इसको ये रिप्लेस कर देगा। जब रिप्लेस कर देगा तो रिएक्शन हो जाएगी, फेरस FeSO4 बन जाएगा। बन जाएगा तो जो आयरन नेल है, जो आयरन नेल है वो मेरे पास यहां पे, वो मेरे पास हल्का सा रेडिश ब्राउन रेडिश कलर का हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन शो कर रहा है ना। सिंपल, क्लियर है? हालांकि ये वाली एक्टिविटी आती नहीं है, बट मैंने सोचा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कोई तुमसे अगर गलती से पूछ ले तो आप इसको कर देंगे। ये लो भाई, ठीक है, आयरन Fe प्लस CuSO4, कॉपर तो वैसे सबके नीचे आता है, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन मैंने करा दी है। क्या ये वाली रिएक्शन होगी? ना थी, आयरन ऊपर कॉपर नीचे, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हमेशा ध्यान रखना, सिंगल वाला डबल पे अटैक करेगा, उल्टा मत कर देना। तुम ये मत कर देना कि कॉपर का अटैक जिंक पे करा रहे हो। अरे भैया वो तो बॉन्ड बना के बैठा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुश है कि मेरा तो बॉन्ड बना हुआ है। तुम्हें क्या करना है? जो सिंगल वाला है वो अटैक करेगा, जो सिंगल वाला है वो अटैक करेगा, जो सिंगल बैठा है वो अटैक करेगा। अब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। तो हो क्या रहा है? एक दूसरे को जाके डिस्प्लेस कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, उसी को नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को अपन प्यार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर इन द एटम्स और अ सेट ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इन द मॉलिक्यूल। पहले ए और बी बॉन्ड बनाए हुए थे, ये अपना गया और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ए को अलग कर दिया, तो यहां से ए अलग, बी और सी ने बॉन्ड बनी। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने तुम्हें टिपिकल एग्जांपल दे दिए, ये तो तुम्हारे लिए क्या ही है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स पे, और उसकी हल्की सी थ्योरी आप यहां पे देखिएगा। सुनो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटलिक सॉल्ट्स आप पूरे बढ़िया तरीके से सीख गए। अब बात कर रहे हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मेटलिक सॉल्ट हो गया, अब रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आ जाओ, ये सब जो लिखा हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहां पे आते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, वाई क्वेश्चन ही तुम्हारे में अगर आ गया, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया और ये आया हुआ, तो मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा कि वाई मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल। एक एग्जाम्पल दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सुनना, कोई भी ले लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने जो मेटल ली वो ले ली सोडियम, Na मेटल ले ली, और मैंने नॉन मेटल लिया क्लोरीन। नॉन मेटल अपन ने ले लिया क्लोरीन। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्लास 10th में तो चलो तुम लोग ये 2, 8, 1 करके ही बता सकते हो, तो वो है मेरे पास, क्योंकि 11 होता है इसका। अरे 30 तक एटॉमिक नंबर, 20 तक एटॉमिक मास रटे होने चाहिए। ओ 10th वालों, 30 तक एटॉमिक नंबर, 20 तक एटॉमिक मास। अभी मैं तुम्हारे सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं, और 20 तक ऐसे जुबान पे होने चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन पे अगुनी क्यों जलाती हो, खत्म हो गया। ठीक, आ जाओ। अगर तुम्हें ऐसे चाहिए पकापक तो आप कॉमेंट कर देना, मास्टर पीरियोडिक टेबल इन 2 मिनट्स। एनीवेज, क्लोरीन होता है 17, ये तो 2, 8, 1 हो गया, 2, 8, 1 हो गया। क्लोरीन है 17, ये कहां से आएगा? 2, 8, 7। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा मास्टर। तो ये आपस में रिएक्शन शो करेंगे या नहीं शो करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कौन से रूल पे, उसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल।
उसको क्या बोला जाता है? ऑक्टेट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझने की कोशिश करना। जैसे हम लोगों को जैसे इंसान है, उन लोगों को कैसे बोला जाता है कि यार ये मतलब सक्सेसफुल है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, कि घर है घर है, पैसा है, गाड़ी। समझ में आ गया? अगर ये सब है तो बोला जाता है कि हाँ भैया सक्सेसफुल है। हालांकि इन सब से ऊपर चीज होती है एक के पीस ऑफ माइंड, शांत रहता है वो इंसान या नहीं रहता है, ठीक है। बट एनीवेज लॉजिकली तो यही देखा जाता है कि है घर, है पैसा, है गाड़ी, तो आप सक्सेसफुल हो। एटम्स में देखा जाता है ऑक्टेट। तो किसी एटम से पूछा जाएगा कि तू बता तू स्टेबल है या नहीं है, तो एटम बोलेगा मैं क्यों बताऊं, तू खुद चेक कर। तो एटम के तुम वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें जाके देखो कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे हाँ भैया ये स्टेबल है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रेडी है आपके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, आपके साथ मतलब एटम्स के साथ। क्लियर हुआ? ये होता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि एवरी एटम एलिमेंट वांट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वांट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि भैया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनका आ जाए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाउ कैसे है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट 8, ठीक है 8 ऑक्टेट है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को क्या बोलते हैं? अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ तो इसको वैलेंस शेल के साथ साथ आप यहां पे आउटर मोस्ट शेल भी लिख लेना, आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? ठीक है, आउटर मोस्ट शेल भी आप लिख लीजिएगा। तो ये है मेरे पास ऑक्टेट रूल की एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन। तो देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, क्या ये स्टेबल है? नहीं। अब होगा क्या? दोनों को चाहिए कि सुनना, अपन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये आपस में कहते हैं सुन, बॉन्ड बनाते हैं। इंसान शादी क्यों करता है? इंसान किसी के साथ क्यों रहता है? भैया थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, खुश हो जाता है। वो तो बस एक विडंबना है कि खुश रहेंगे, बट खुशी की तलाश में इंसान कुछ भी करता है। अब देखिए यहां पे भी ये अपनी खुशी निकालने निकले कि यार आ जाओ, स्टेबल हो जाते हैं, बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो सोडियम है वो बोलता है सुनना, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है माना, लेकिन उससे पहली वाली में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं तो मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं तो खुश हो जाऊंगी। अबे ऑक्टेट रूल क्या था कि मेरी जो सबसे बाहर वाली शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अपना दिमाग चलाएगा कि सुनना, मेरा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मैं किसी को भी दे दूं तो मेरी आउटर मोस्ट शेल में क्या बचेगा? अरे भैया क्या बचेगा? 2,8 हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है Na+1 में। अगर मैं अपना कुछ किसी को दे रहा हूं, अगर मैं दान कर रहा हूं, तो मैं बढ़िया आदमी हूं ना, पॉजिटिव आदमी हूं ना। अगर मैं किसी का इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, किसी से पैसे ले रहा हूं, किसी की कुछ चीज चुरा ली, तो नेगेटिव इंसान हूं। ऐसे ही यहां होता है। क्लोरीन बोलता है कि क्या मैं भी ऐसा करूं कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं और 8 मेरे अंदर जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो बोलेगा भाई पागल है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा तेरे से, कौन लेगा 7 इलेक्ट्रॉन? तो क्लोरीन जो है बोलता बात तो सही है। ये कहता तो एक काम करते हैं, मुझे तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, कैसे भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मजा आ जाएगा। तो यहां पे यही होता है, जो क्लोरीन है वो सोडियम का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास रख लेता है। जब अपने पास रख लेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी? 2,8,8। देखो यहां भी 8, यहां भी 8। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये कन्वर्ट हो गया -1 में। किस में कन्वर्ट हो गया? -1 में। अब आपको अगर बॉन्ड बनाना है तो क्लास 9th में पढ़े हैं,
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है क्रिस क्रॉस करिए और एक है तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा NaCl। ये है रिएक्शन बिटवीन मेटल which is here sodium plus non-metal। हेलो, तो यहां पे मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हुई कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो रिएक्शन हुई है उसको मैं बोलता हूं क्या? उसको बोलते हैं अपन ऐसे कॉम्पाउंड्स, दोज टाइप ऑफ कॉम्पाउंड्स, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि तुम लोग भी ऐसे याद रखो, दोज टाइप ऑफ कॉम्पाउंड्स which are formed by लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेन देन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, those type of compounds which are formed by exchange of electrons are known as, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इनको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। जवाब दो। ठीक है, रुको मम्मम पी लो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। Are known as ionic compound। तो those type of compound which are formed by exchange of electrons are known as ionic compound। and जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड। एंड बॉन्ड इज नोन एज, कौन सा? इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड होगा तो कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल। मैंने यहां पे अपनी हैंड राइटिंग में सब कुछ लिखा है, हालांकि मेरे पास हर एक तुम्हारे लिए नोट्स के लिए सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए, जिससे आप थोड़ा सा मसल मेमोरी कनेक्शन बना पाओ, मसल माइंड कनेक्शन, कि हाँ भैया मास्टर ने लिखा है तो उसको आप लिखते हुए चलो। क्लियर है? ये रहा आपके पास। अब यहां पे देखना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स की, वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल भी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आपके सॉलिड होते हैं और मोस्टली ब्रिटल होते हैं। जैसे आप बेहतरीन एग्जांपल रखो, ये है टाटा नमक, देश का नमक टाटा नमक। अरे टाटा क्लोराइड देश का नमक, घर में टेबल सॉल्ट। अबे जो नमक खाते हो यार, कितना बोलूं। ठीक, अब देखो और क्या बोल रहा है। सॉलिड होता है और मोस्टली ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब चमकदार, छोटे छोटे, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है ना, और ज्यादा रिएक्टिव वाला है तो इलेक्ट्रॉन का जैसे ही लेन देन होगा, हमेशा ध्यान रखना अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो अच्छा बॉन्ड बनता है। ठीक है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये जनरली जो है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल इन केरोसिन पेट्रोल। कहने का मतलब ये है कि ये जनरली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये खुद एक आपका पोलर कंपाउंड है ना। देखो पानी क्या है, ये है मेरे पास Na++Cl नेगेटिव, और पानी क्या है H++OH नेगेटिव। तो ये आयंस है, इजीली मिसिबल हो जाते हैं, इजीली घुल जाते हैं। केरोसिन और पेट्रोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें ये इजीली मिसिबल नहीं है। क्लियर? ठीक है। और ऑब्वियसली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भैया पानी में नमक डाल दो तो करंट तो लगेगा। इन सोल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट। क्लियर? मॉल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट। NaCl है, तुमने उसको पिघलाया और उसको लिक्विड स्टेट में बना दिया, तब भी वो आपका करंट पकड़ेगा। क्यों? करंट कैसे फ्लो करता है? करंट इज नथिंग बट, अरे एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े हो ना, करंट में क्या है? आयंस है। तो आयंस अगर कहीं मिलेंगे तो करंट दौड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि करंट को कैरी करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो वो आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही केसेस में फ्री आयंस बनते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक मैं बनाता हूं और बाकी तुम लोग भी बनाओगे, लेकिन रुक जाओ। हाँ भाई, तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए क्या?
कौन सा वाला दूं मैं इन लोगों को? ये तो मैंने बना दिया। चलो, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 ये अपन करेंगे। MgCl2 कैसे बनता है थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तब मैं बताता हूं। चलो भाई, उसके बाद एक मतलब ये मैं कराऊंगा, और आपको जो होमवर्क करना है Na2O वाला ना, हाँ ठीक है, तुम्हारा जो होमवर्क है वो अपनी नोटबुक में, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में तो बता ही नहीं पाओगे, वो है आपके पास Na2O। बताओ भाई। चलो पहले MgCl2 का थोड़ा सा दिमाग चलाओ, 1 मिनट दो। हाँ हाँ, अभी बस खत्म हो रहा है। अरे रुकना भाई, ये काय को स्टूडियो में क्या आ रहे हैं? चलो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। शुरू करें? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आ जाओ फिर, आ जाओ। देखना, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, अब देखो मैंने बोला ना एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा तो मैग्नीशियम पता ही नहीं है। अरे मास्टर मैग्नीशियम क्या होता है? आ जाओ। मैग्नीशियम है तो कहां पे आता है? सोडियम मैग्नीशियम 12 है, तो ये रहेगा मेरे पास 282। ठीक है, 282। और क्लोरीन है, क्लोरीन तो अपना 17 था ही, तो यहां पे आ जाएगा 2,8,7। ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दान करने हैं। ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करने। तो होगा क्या? क्लोरीन बोलेगा अरे देना मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन मैग्नीशियम बोलेगा सुन ऐसे थोड़ी ना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले या फिर मैं 1 भी नहीं दूंगी। अरे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, या तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन दूंगी या नहीं। तो क्लोरीन बोलता है रुक 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 रुक, मैं अभी आता हूं। क्लोरीन भाग के जाता है और अपने मौसेरे भाई को बुला के लाता है। अरे क्लोरीन का भैया क्लोरीन ही होगा ना, ठीक है, मौसेरा है जैसा भी है, लेकिन क्लोरीन ही है। तो एक क्लोरीन पे को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तू इसको दे दे, है ना, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन तुम इनको दे दो, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 1 नेगेटिव। कैसा लगा? तो ओवरऑल जो मैग्नीशियम है उस पे कितना चार्ज है? +2। अरे मैंने इसलिए प्लस प्लस लगाया है, +2। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन तो एक क्लोरीन पे तो एक ही चार्ज होगा ना, -1, तो वो है -1। कर दो यहां पे क्रिस क्रॉस। पहले क्या लिखा जाता है? हमेशा कैटायन लिखा जाता है Mg। इसके नीचे आएगा 1, क्योंकि साइन तो लेते नहीं है, 1 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा MgCl। खत्म हो गया। ये आ जाते हैं 2 नंबर के। इतना रद्दी क्वेश्चन आता है, देख रहे हो 10th वालों, क्या ही है ये, 2 नंबर का आ जाएगा। ले जाओ 2 नंबर घर पे, ले जाओ 2 नंबर। बोलो भाई, डन? यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बढ़ रहा हूं तेजी में आगे, क्योंकि बस बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में, कुछ नहीं बचा है अब। क्वेश्चंस तो मैं खूब सारे भी कराने वाला हूं, ठीक है, क्वेश्चन तो कराने वाला हूं, तो क्वेश्चन की टेंशन मत लेना। चलो अब अकरेंस ऑफ मेटल पे आ जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है ये कि भैया मेटल्स कहां पे मिलती हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना रिएक्टिविटी। क्वेश्चन हालांकि एक तुम्हारा आएगा, हल्का सा रटने वाला पार्ट है। देखो जो चैप्टर का मेजर पोर्शन था, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वो अभी तक खत्म हो गए हैं। ऑलमोस्ट तुम्हारा मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट हुआ है। यहां तक तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाले हैं, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा रटन विद्या आएगी, क्या रटना है वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ऑब्वियसली बिना रटे हुए तुम पेपर में बढ़िया नंबर नहीं ला पाओगे, है ना। तो मिनरल्स क्या होती है? मिनरल्स आर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स, ठीक है। कंपाउंड्स के ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरली मुझे मिलते हैं ना, नेचुरली जो मैं गड्ढा खोद के, यहां पे खोद के जो भी मुझे मिलेगा वो मेरे पास मिनरल्स होंगे। अब ओर्स, ठीक है, मिनरल्स कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास। ऑयल मिनरल है मेरे पास, जो पेट्रोल निकलता है वो क्रूड ऑयल है, ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है। अब ओर्स क्या होता है? स्पेसिफिकली और किसको बोला गया? मिनरल फ्रॉम विच, ऐसे मिनरल जिससे मैं मेटल निकालता हूं। मैंने गड्ढा खोदा, मुझे बहुत बड़ा कोई ऐसा पत्थर मिला, और वो पत्थर था आयरन का,
ठीक है, जिसमें आयरन भी था, जिसमें थोड़ी मिट्टी भी थी, जिसमें थोड़ा पानी भी था, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ओर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल भी प्रेजेंट है। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड और कार्बोनेट और, अलग अलग टाइप की और मेरे पास होती है। बस आपको जो मैंने रटने का बोला था वो है ये वाली 3 लाइंस। ये 3 लाइन आप एज इट इज लिख लेना और एज इट इज तुम्हारी एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। देखना क्या क्या है बात है। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, याद करो एक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज, और जो बॉटम में थी, बॉटम में कौन कौन सी थी याद करो? हाई कॉपर, पारा मतलब मरकरी हो गई, चांदी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, जनरली ये जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अरे गोल्ड महंगा क्यों है, चांदी महंगा क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। प्लैटिनम इतना महंगा क्यों है? ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये फ्री स्टेट में मिलता है, ये किसी से बॉन्ड बना के नहीं मिलता है। ठीक है, तो गोल्ड का अगर आप एक्सट्रैक्शन करोगे तो मिट्टी विट्टी मिलेगी, मिट्टी हट जाएगी, गोल्ड आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन जो आपका कॉपर है और सिल्वर है वो आपके सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में भी मिलते हैं, प्लेन भी मिल जाते हैं या उसमें भी मिलते हैं। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, सुनो ना, जो कम रिएक्टिव है वो आपका किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, चाहे सैंड हो गई या कुछ हो गई या ऑक्सीजन हो गया या सल्फर हो गया, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है वो किसी से तो बॉन्ड बना के रहेगा। अब उसको रिएक्शन करना पसंद है तो वो किसी से बॉन्ड बना के रहेगा। किसी को अच्छा नहीं लगता कि भैया सिंगल लेना, अकेले रहना, तो वो बॉन्ड बना के रहेगा। तो ऐसे ही जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये कैसे रहते हैं? ये ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के या सल्फर से बॉन्ड बना के या कार्बन से बॉन्ड बना के, इन सबसे बॉन्ड बना के रहते हैं। सुनो, जो कम रिएक्टिविटी वाले हैं, लीस्ट रिएक्टिविटी वाले, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सबसे बॉन्ड बना के रहते हैं। और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी वाले हैं, सबसे ऊपर वाले लिपोबे, सरकेना, है ना, लिपोबे समझ में आ गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत रिएक्टिव है और ये जो है वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। मतलब ऑक्साइड से भी बॉन्ड बना लिया, सल्फाइड से भी बॉन्ड बना लिया, हर किसी से बॉन्ड बना के रहते हैं, एक से सेटिस्फाई नहीं है, हर किसी से बॉन्ड बना के रहते हैं। असल जिंदगी से लगाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो अब 2 पॉइंट्स आते हैं। गैंग, इसको गैंग बोलते हैं, गंगू मत बोल लेना, गंगू। ठीक है, these are naturally found mixed impurities like soil, sand, etc. called gang. Gang होता है, the gang is removed from the ore. मतलब ओर है जिसमें तुम्हारी मिट्टी होती है, ठीक है, कीचड़ वीचड़ आ जाती है ना, ये सब मिट्टी, रेत, ये आपको गैंग बोलता है। मेटलर्जी जो है वो 3 स्टेप में होती है। आपके पेपर में ये स्टेप पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन ये 3 स्टेप आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मेटलर्जी क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल जो है, कोई भी ओर है, उससे मेटल निकालने का प्रोसेस है। सबसे पहला होता है एनरिचमेंट। ठीक है, एनरिचमेंट मतलब कि वहां पे जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, गैंग्स है, उनको रिमूव करना है। फिर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, जो ओर बची है उससे मेटल निकालना है। उसके बाद जो इम्प्योर मेटल है, जो मेरे पास इम्प्योर मेटल आई है, उसको प्योर कन्वर्ट करना है। ये 3 स्टेप है, बहुत ज्यादा डिटेल में ये 3 स्टेप आपको नहीं पढ़ने हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहूंगा। द ब्रॉन्ज मेटल, जो ब्रॉन्ज मेटल होता है वो किसका बना होता है? ऑब्वियसली 2 मेटल का बना होता है। एक में मेटल होती है कॉपर और दूसरी होती है मेरे पास टिन। कौन सी होती है? टिन। ध्यान रखना, कॉपर और टिन का ब्रॉन्ज मेटल बना होता है। कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन। क्लियर? SN होता है टिन का। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। MgO का मैंने आपको, मतलब MgO, और ये आपको जो करना है वो है Na2O। होमवर्क Na2O बहुत सिंपल है, Na प्लस हो जाएगा तो 2 और 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन है तो वो आपका 2 8, दोनों का 2 8 रहेगा, आपका बॉन्ड बनेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विद इंप्योरिटीज टू फॉर्म अ फ्यूजिबल प्रोडक्ट नोन एज स्लैग, मड, गैंग, फ्लक्स। चलो, हाँ नहीं, 20 मिनट मान लो। ठीक है, बोलो भाई, बोलो। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विद इंप्योरिटीज टू फॉर्म अ फ्यूजिबल प्रोडक्ट नोन एज
अब ये जो है वो थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, मतलब ऑब्वियसली गैंग तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इसको तो रिमूव करा जाता है, मड तो मिट्टी है, स्लैग कुछ नहीं होता है, स्लैग कहीं काम नहीं आता है, आंसर है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है कि यहां पे थोड़ी सी इंप्योरिटीज ऐड करी जाती हैं ताकि जो मेरे पास इंप्योर मेटल है उसको मैं प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकूं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, ओहो, रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, अब रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाओ, लिपो पो पोटेशियम, तो आंसर तो वैसे पोटेशियम ही है। कैल्शियम नीचे आता है, जिंक नीचे आता है, बेरियम तो भैया बिल्कुल है ही नहीं, आंसर है पोटेशियम। बोलो भाई, आंसर है पोटेशियम। उसके बाद तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है यहां पे, बेरियम, जिंक, कैल्शियम हटा के पोटेशियम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तेजी में। द मेटल विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड, बोलो। मतलब मेरे पास कोई ऐसी मेटल है जो रिएक्शन ही शो नहीं करती है। अरे मेटल की कोई भी मेटल है, उसकी रिएक्शन अगर मैं कोई भी एसिड से कराऊंगा तो वो तुम्हारा सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पे अगर जो कोई मेटल ऐसी है वो बहुत कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्या होगा बताना। अगर लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, तो इसमें से कौन से, अरे सोना चांदी मांगू मैं, बोलो। गोल्ड में तुम कितना भी एसिड डाल दो निकालेगा, निकाल हाइड्रोजन गैस, तुम्हारी गैस निकल जाएगी, समझे, यहां से निकालेंगे। आए बड़े, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। याद करो, पूरा खेल रिएक्टिविटी सीरीज का है। कुछ मेटल्स ऐसी थी जो ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाती नहीं थी, अरे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रही थी। कुछ मेटल ऐसी थी जो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट कर रही थी, भूल गए। कुछ मेटल ऐसी थी जो स्टीम से रिएक्ट कर रही थी, जैसे मेरे पास आयरन था, है ना, गर्म पानी से कौन रिएक्ट कर रही थी, गर्म पानी पे आप कैल्शियम डालो, ये सब रिएक्ट कर जा रही थी। और कुछ ऐसी हैं जो किसी से रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सोडियम तो रिएक्ट करेगा, कॉपर भी करेगा, एल्यूमिनियम, आंसर क्या है, लेड, ये तुम्हारा उसमें भी आता है मेटलॉइड्स में, तो आंसर आपका रहेगा फोर्थ ओनली, मतलब फोर्थ। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं इस चैप्टर में पता है बहुत क्वेश्चन करा दिए भाई, 15-20 क्वेश्चन अभी तो और कराऊंगा, रुको। अब आते हैं, बिल्कुल आखिरी पार्ट चल रहा है, बिल्कुल आखिरी पार्ट चल रहा है, 3 टॉपिक में इसको खत्म करेंगे। ये रहा, आइएगा, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अभी जो बात चल रही है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल लो है, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस है। देखो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्वियसली ये तुम्हारा थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, मैं इसमें बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, हाँ रटने वाला पार्ट है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सिनाबार। क्या है सिनाबार, सिनाबार इज एन ओर ऑफ, क्वेश्चन आएगा, सिनाबार इज एन ओर ऑफ HgO SO2 HgS, तो आंसर क्या है आपका HgS। सिनाबार क्या होता है, HgS होता है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, मरकरी मिलेगी, तो सिनाबार इज देन ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, तो देखो यहां से ऐसे को कॉपर, ऐसे याद कर सकते हो कि कैल्को है तो कॉपर हो जाएगा, क्लियर, सिनाबार है तो ओर ऑफ मरकरी हो जाएगा। ठीक, तो जो नीचे वाले हैं ये किससे कंबाइन करके रहते हैं, ये तुम्हारा सल्फाइड हो गया, है ना, सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, कार्बोनेट बॉन्ड बनाते हैं, जनरली देखोगे तो यहां पे सल्फाइड है, यहां पे सल्फाइड है, तो सल्फाइड से ऑक्साइड, बहुत सिंपल, सल्फाइड से ऑक्साइड, ऑक्साइड से प्योर, यही चलता है, यही चलता है, सल्फाइड से ऑक्साइड, ऑक्साइड से प्योर, खत्म हो गया। HgS से HgO, HgO को गर्म कराया तो Hg, Cu2S से Cu2O, Cu2O को गर्म कराया तो कॉपर आ गया मेरे पास, खत्म। क्या समझे, क्या समझे, तो 2 स्टेप होते हैं यहां पे, इसको वैसे ये वाला तो स्टेप रिडक्शन मेथड बोला जाता है, ठीक, बट एनीवे Cu2S को कन्वर्ट कराया Cu2O में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और Cu2O को आप नॉर्मली हीट करोगे तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे यहां पे भी है। अब आते हैं मीडियम, मैंने आपको बता दिया लीस्ट रिएक्टिव वाला। अब ये है मेरे पास टॉप वाले, टॉप वाले, टॉप वाले मतलब ऊपर वाले, ये वाले, इनको अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है,
मैं फिर से बता रहा हूं, तुम फालतू में बहुत टाइम लगाओगे सर ये भी है वो भी है, नहीं। मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कंबाइंड स्टेट में मुझे मिलती है और ये जो प्रोसेस फॉलो करती हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आप इसको पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलिसिस उनका होता है, मतलब पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वहां से मैं इसका यूज करता हूं। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, ये सारी आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, ये रिडक्शन विद कार्बन, ये नेटिव स्टेट में मुझे मिलती हैं। तो इसके अगर आप एग्जाम्पल चाहो तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अपने पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको यहां पे एक एक चीज ध्यान रखनी है, नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो एनोड होता है, एनोड उस पे ऑक्सीडेशन होगा, लिख लो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा ही आपका रिडक्शन होगा, कैथोड पे हमेशा ही आपका रिडक्शन होगा। क्लियर? ठीक है, ये मेरे पास, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कैथोड पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो ये रिडक्शन, तो ये रिडक्शन। एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, रिडॉक्स, याद आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़े थे, पहला ही चैप्टर था, वही है थोड़ा सा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो ऊपर वाली मेटल है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से आती है, फिर रिडक्शन इनका कार्बन के साथ या ऑक्साइड या सल्फाइड के साथ होता है, ये अपनी नेटिव स्टेट में मुझे मिलती है। क्लियर है? ठीक है, बस ये वाला जो है अगेन यहां पे जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन मैं बोलूंगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पे होता क्या है कि ये है मेरे पास एनोड, आ जाओ मैं बताता हूं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है एनोड, अच्छा इन्होंने उल्टा यहां पे कर रखा है क्या, वैसे तो जनरली लेफ्ट में एनोड रखी जाती है, अब इन्होंने इसको कैथोड बना दिया, लेकिन ना, हम तो हमेशा एनोड लेफ्ट में रखेंगे, हमेशा लेफ्ट में एनोड होगी और यहां पे कैथोड। गलत है ये एनसीईआरटी में, और यहां पे आ जाएगा कैथोड। ये मत बोलना है मास्टर एनसीईआरटी को गलत बता रहा है, कुछ कुछ चीजें गलत हैं, रद्दी। हम लोगों की टीम ने उठा के एनसीईआरटी को कुछ कुछ चीजें बताई हैं, वो उसमें चेंजेस कर देते हैं, तो वो ह्यूमन ने बनाई है एनसीईआरटी, ठीक है, इसी एआई ने नहीं बनाई है, तो उसमें कोई दिक्कत। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां से आपका Cu2+ निकलेगा और ये Cu2+ खाएगा। क्या हो रहा है कि एनोड पे Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और बस इतना ही लिखना है। कैथोड पे ये एक एक लाइन मैंने लिखी हुई है, ये तुम्हें आपको ध्यान नहीं रखनी है, मैं फिर से बता रहा हूं, नोट्स में आप इन लाइन को लिख लीजिएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप कराओगे तो हमेशा यही प्रोसेस होगा। कैथोड पे Cu2+ खा लेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और मुझे क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड। यही तो चाहिए था, यही तो है मेरे पास प्योर मेटल, यही तो है प्योर मेटल। बोलो डन, आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, तेजी में आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब बस एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है कोरोजन, जंग लग जाना, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, मैटर हो जाएगा क्लोज। बोलो, चलो ठीक है, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन क्या है, कुछ नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर मेरे पास कोई भी मेटल है, उसको मैं थोड़ी सी हीट दूंगा, थोड़ी सी सनलाइट दूंगा, थोड़ा सा पानी दूंगा, तो उनका वो हल्का हल्का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होना हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा, फिर अगेन लिखा हुआ है, ये इसको आप छोड़ो, इस वाले को छोड़ो, नेक्स्ट वाले उसमें आते हैं, इसको मैं यहीं से डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक, ये रहा, एक काम करते हैं, डिलीट नहीं करूंगा, ये तुम अगर चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो। मतलब कोरोजन क्या है, रस्टिंग हो गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है। कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रीडिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म, सच एज, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड बना लेगी, लेयर बना लेती है, ताकि अंदर वाला जो लेयर है वो खराब ना हो। जंग लग जाती है तो उसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाली लेयर है वो अब बची रहेगी। क्लियर? तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है, कैसे प्रिवेंट इसको हम कर सकते हैं, तो वो देखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं ब्रिजेस को मेंटेन करने में, जो आयरन के ब्रिजेस होते हैं, जैसे दिल्ली में है,
है ना, वो लोहा पुल जो दिल्ली वाले रहने वाले लोहा पुल है भैया, उसमें इतनी ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो अब एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि स्टील एंड आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर कौन सी लेयर लगाई जाती है, जिंक की। उससे क्या होगा, जैसे मेरे पास जिंक है, ठीक है, इसकी लेयर लगा दी जाती है, ऐसे मान लो, ठीक है, इसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है। तो अब अगर कोई रिएक्शन शो करेगा तो वो जिंक के साथ शो करेगा, वो ZnO बनाएगा, और अंदर वाला जो मेरे पास आयरन है या स्टील है वो बचा रहेगा। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर मेरे पास ऊपर बन जाती है। यहां क्या बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन, क्वेश्चन लिख लो, गैल्वेनाइजेशन में जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन वही करने हैं, जो मैं करा रहा हूं वो कर लो, बहुत है। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होती है, जिंक मेटल यूज होती है। क्लियर, ठीक है। अलॉइंग क्या होता है, अलॉइंग होता है कि बहुत सारी एक दो मेटल्स को मिक्स कर दो, गोल्ड के साथ सिल्वर को मिक्स कर दो, आयरन के साथ थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दो, इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखो आयरन जो है ये तुम्हारी मॉरल साइंस की, मान लो मॉरल साइंस चल रहा है, आयरन जो है वो वाइडली यूज मेटल है, बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। इसको मैं प्योर स्टेट में यूज नहीं करता हूं, क्यों, क्योंकि जो प्योर आयरन होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है, तुम चाहो तो तुम उसको ना इजीली कट भी कर सकते हो। प्योर आयरन इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली, बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, क्लियर। लेकिन जब आप इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, उसमें आप थोड़ा सा कार्बन डालेंगे, 0.05% कार्बन डाल देंगे, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग हो जाते हैं। आपने देखा होगा आयरन को गर्म करो तो वो इजीली स्ट्रेच हो जाती है, किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसमें 0.05% भी कार्बन डाल दिया तो दोस्त वो अलग ही लेवल का तुम्हारा शो करती है। क्लियर है, ठीक है। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है द वंडर ऑफ एशियंट इंडियन मेटलर्जी। आपने अगर देखा हो, आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पीछे, बहुत बड़ा कुतुब मीनार है, उसके पीछे एक छोटा सा जैन मंदिर भी है। हालांकि आपको मालूम पड़ेगा कि जैन मंदिर के वो तोड़ के ये बना हुआ है, अगर आप विजिट करोगे थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको दिख जाएगा। हालांकि उससे पीछे एक ये पिलर है, अभी भी ऐसा ही है, ना इस पर कभी कोटिंग हुई है ना कुछ हुई है। कब बना था, 1600 साल पहले। 1600 मतलब जब हमारे पूर्वज उज्जवल पता नहीं थे भी या नहीं थे, तब से ये तुम्हारा चल रहा है, देख रहे हो। और इसमें पता नहीं क्या ही किया गया है, कौन सी कोटिंग लगाई है पता ही नहीं कर पाए। देख रहे, प्रिवेंट ऑफ दे, क्या लिखा हुआ है, दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस व्हिच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। उस टाइम से its quality of rust resistance has been examined by scientists from all parts of the world. The iron plus is 8 meter high and weighs 6000 किलो। ये 6000 किलो का है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, नो रस्टिंग। तो ये एक शेयर एग्जाम्पल है कि भैया इतना ज्यादा एशियंट टेक्नोलॉजी 1600 साल पहले भी थी, उनको भी पता था कि भैया जंग से कैसे बचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चैप्टर तो खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज है भैया। कोरोजन आखिरी टॉपिक था। अलॉय अगर आप चाहो तो अलॉय क्या है, मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल्स है कुछ और बनाने के लिए। अलॉय इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड अ नॉन मेटल। देखो अलॉय जो है वो ऐसा नहीं है कि मेटल प्लस मेटल मिक्सिंग वाले ही होते हैं, मेटल प्लस मेटल भी होता है, ठीक है, मेटल प्लस नॉन मेटल भी होता है। जैसे एक अलॉय वाला क्वेश्चन पहले ही आ गया था भाई, जैसे ब्रॉन्ज किसका बना था, ब्रॉन्ज किसका बना था, ब्रॉन्ज बना था मेरे पास टिन और कॉपर का, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल भी है, जैसे ब्रास जो है वो किसका है, कॉपर और जिंक का। ठीक, उसके बाद अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का किसका बना हुआ है, वो है मेरे पास ब्रॉन्ज। इनको मिक्स करके अगर दोनों को मिक्स करूंगा तो एक हार्ड सब्सटेंस बनता है, उनको मैं अलॉयज बोलता हूं। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आया दोस्त, फटाफट से आंसर देना। वैसे चैप्टर खत्म हो गया है, बस 5 मिनट और दो, लेस देन 5 मिनट्स खत्म कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट, है ना, किसी से रिएक्शन ही शो नहीं करते। तो कॉपर तो भैया नहीं रहता, कॉपर तो ऊपर आता है, तो ये ऑक्साइड बना के रहता है। Au होना चाहिए, Ag होना चाहिए, Au Ag सेकंड एंड फोर्थ आंसर होगा सी, क्योंकि जिंक तो तुम्हारा ऑक्साइड बना देता है, ZnO, ये तुम्हारा Cu2O ऑक्साइड में रहता है, तो ये भी नहीं, आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन बाकी और भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैं और नहीं चाहता कि भैया इस वन शॉट को और लंबा करूं, तो और भी क्वेश्चंस है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, मैं वहां पे ही आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चन देखना, बढ़िया क्वेश्चन है।
An electronic configuration of three elements X, Y and Z are follows, which two elements will combine to form an ionic compound. Ionic compound कौन से बनाएंगे? पहली बात तो ionic compound कौन बनाता है? जिसमें मेरे पास exchange of electrons होता है। तो यहां पे देखना, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो कार्बन है, तो कार्बन आयनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है, तो ये तो आपका X तो हटेगा, हट जाएगा, तो यहां से X हट गया। अब आंसर बचे 2। Y है, Y क्या शो करेगा? क्योंकि इसके को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Y शो करेगा -1, तो ऐसे लिख लो ना, Z शो करेगा +1, Y शो करेगा -1, क्योंकि ये आपके अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Y नेगेटिव 2,8 में और Z प्लस हो जाएगा 2,1 में, मतलब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे जो ये किसी से मैच नहीं कर रहा क्या है? ये तो किसी से मैच नहीं। आंसर जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि Y2Z भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 7 है, यहां पे 1 है, तो ये भी नहीं। आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वो भी उल्टा होगा, क्योंकि Z और Y और ये आपका पहले आएगा, तो इसका आंसर Z और Y होगा, ZY। इसको ठीक कर लेना, ZY कर लो, ZY, और इस पे आप टिक कर देना। ठीक है, ZY होगा, ZY। बोलो भाई, क्लियर? तो यहां से ACD हट जाएगा। ध्यान रखना, पहले आप कैटाइन को लिखते हो, यहां पे एनाइन लिखा हुआ है। अरे Z है, Z मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो वो आपका कैटाइन होगा ना, तो पहले Z आएगा, उसके बाद आपका Y आएगा। क्लियर? पहले Z फिर Y, आंसर होगा B। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस और है, 5 क्वेश्चंस जो कि आपको खुद से करने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब सारे यहां पे करा दूंगा, तो वो तुम पीडीएफ खोल के भी नहीं देखोगे। जाओ पीडीएफ खोलो, एटलीस्ट आपको 7-8 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करने ही करने हैं। बाकी चैनल पे बने रहो, लाइव क्लासेस हो गई, वन शॉट्स तो मैं सारे आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी हो गई, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब आपको मिल रहा है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पे बने रहिए, और आई होप आपको ये चैप्टर बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा, मजा आया, तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो 2026 का बोर्ड्स है उसके लिए फुल तैयारी है, तो आपका साथ बहुत लगेगा, है ना। तो बने रहिए प्लीज। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, और लेते हैं विदा। अगला जो वन शॉट आपके लिए होने वाला है वो है कार्बन एंडेड्स कंपाउंड का, क्योंकि केमिस्ट्री के अपने पास 4 हैं, तो चौथा जो है वो कार्बन एंडेड्स कंपाउंड का आपको लगेगा, है ना। बने रहिए, मिलते हैं अगले एक और धांसू वन शॉट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।